हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रविचंद्रा और आज हम बात करेंगे हैरिस व उलमैन का बहुनाविक सिद्धांत। इससे पहले मैंने कल आपको बताया था, हैरिस विधि बताई थी कल और फ्रेंड्स, और कई सारी चीज़ें मैंने डिस्कस की थी। आज बात करेंगे हैरिस व उलमैन का। कल आरूसों के बारे में बताया था, आरूसे है, और हैरिस विधि, स्टैटिकल विधि। तो वीडियो नहीं देखी है तो उसको देख लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियोज है फ्रेंड्स। और आज हम बात करेंगे हैरिस व उलमैन का बहुनाविक सिद्धांत या मल्टीपल न्यूक्लियर थ्योरी। ये आई थी फ्रेंड्स 1945 में। पूछा जा सकता है हैरिस व उलमैन का बहुनाविक सिद्धांत या मल्टीपल न्यूक्लियर थ्योरी कब आई थी? तो 1945 में आई थी फ्रेंड्स। ये पूछा जा सकता है मैच द फॉलोइंग से, जैसे सेक्टर मॉडल कब आया था, सकेंद्रीय वलय सिद्धांत कब आया था। तो जैसे सेक्टर मॉडल 1939 और सकेंद्रीय वलय सिद्धांत 1923। तो इस तरह से जो है प्रश्न मैच द फॉलोइंग के माध्यम से भी पूछा जा सकता है। आज हम इसमें देखेंगे कि इन्होंने कितने सेक्टर में इसको विभाजित किया था। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही पूछा जा सकता है सेकेंद्रीय वलय सिद्धांत में कितने छल्ले थे, सेक्टर मॉडल में कितने खंड थे, और मल्टीपल जो न्यूक्लियर मॉडल है इसमें कितने खंड हैं। तो ऐसे भी एक तरफ थ्योरी और एक तरफ उनके जो छल्ले हैं यानी कि उनके सेक्टर हैं वो भी पूछे जा सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन का पैटर्न किसी तरीके से भी बन सकता है। तो फ्रेंड्स, इसमें जो हैरिस व उलमैन का जो मल्टीपल न्यूक्लियर मॉडल है इसमें इन्होंने 9 क्षेत्र बताए थे। सेकेंडरी वाले सिद्धांत में 6 बताए थे, सेक्टर मॉडल में 5 बताए थे। सेक्टर मॉडल में 6 बताए थे और सेकेंडरी वाले में 5 बताए थे। आइए देख लेते हैं फ्रेंड इसमें फ्रेंड्स ये देखिएगा आप, एक में सीबीडी को रखा था फ्रेंड्स इन्होंने। सीबीडी तो सारी जितनी भी थ्योरी आएंगी सबसे पहले बीच में सीबीडी ही आएगी। तो सबसे पहले में इन्होंने सीबीडी रखा था, यानी कि सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट, यानी कि केंद्रीय व्यापार क्षेत्र रखा था। दूसरे में फ्रेंड्स दूसरे में इन्होंने थोक व्यापार यानी कि हल्के व्यापार रखा था। तीसरे में फ्रेंड्स जो निम्न वर्गीय आवासीय क्षेत्र होते हैं उनको शामिल किया था। और फ्रेंड्स जो 4 है इसमें जो मध्यम आवासीय वर्ग के लोग हैं उनको रखा था। और जो 5वां वर्ग है फ्रेंड्स उसमें जो उच्च आवासीय क्षेत्र के उच्च आवासीय जो वर्गीय आवास के क्षेत्र होते हैं उनमें रखा जाता है, जो यहाँ से ट्रांसपोर्ट के माध्यम से यहाँ पर डेली आवागमन कर सकते हैं। उनके लिए जो 5वां सेक्टर रखा था इन्होंने। फिर रखा था फ्रेंड्स 6 में, इसमें ये पूछा गया है 3 और 6 में क्या होता है। तो फ्रेंड्स 6 में जो होता है उच्च वर्गीय आवासीय क्षेत्र, और थर्ड में फ्रेंड्स निम्न वर्गीय आवासीय क्षेत्र। इस तरह से कंबाइंड करके प्रीवियस क्वेश्चन में पूछा गया है। ऐसे बात करें 7वें वर्ग की, तो फ्रेंड्स ये है बहिर्वर्ती व्यापारिक क्षेत्र है, यानी यहाँ से सभी स्थानों के लिए व्यापार होता है। फिर आता है फ्रेंड्स आवासीय उपनगर 8वां। ये जो है फ्रेंड्स ये आवासीय उपनगर है, यानी कि सब अर्बन एरियाज हैं। फिर जो 9th में है फ्रेंड्स ये हैवी इंडस्ट्रियल के पास लगा हुआ है, जो कि यहाँ से अपना कच्चा जो माल होता है उसको आयात या निर्यात करता है। औद्योगिक उपनगर या इंडस्ट्रियल सबर्ब इसको कहते हैं। तो फ्रेंड्स देख लेते हैं, इसमें से पूछा जाएगा कि 1 व 3 में किसको रखा गया है, या 1 या 4 में किसको रखा गया है, 5 या 6 में किसको रखा गया है। तो फ्रेंड्स इनको याद कर लीजिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये पूछा जा सकता है इसमें किस चीज़ को रखा गया है। तो पहले में केंद्रीय व्यापारिक क्षेत्र को रखा है, दूसरे में थोक व्यापार एवं हल्के व्यापार क्षेत्र को रखा है, फिर तीसरे में निम्न वर्गीय आवासीय क्षेत्र को रखा है, 1 में, 2 में फ्रेंड्स, 3 में, 4 में मध्यम वर्गीय आवासीय क्षेत्र रखे हैं, 5वें में उच्च वर्गीय आवासीय क्षेत्र रखे हैं, 6 में भारी औद्योगिक क्षेत्र रखे हैं, 7वें में आउटडोर जो कॉमर्शियल क्षेत्र होता है उसको रखा है, 8वें में आवासीय उपनगर यानी कि जो सबर्ब होता है, रहने वाला स्थान होता है 8वां। फ्रेंड्स 9th में इन्होंने औद्योगिक उपनगर रखा है। तो ये पूछा जा सकता है। आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स इनकी कुछ थ्योरी हैं, क्या क्या होता है इनमें। तो ये तो सबको पता होता है कि जो सीबीडी केंद्रीय व्यापारिक क्षेत्र होता है यह नगर का केंद्रीय भाग होता है। यहाँ व्यापारी प्रतिष्ठान तथा कार्यालय, होटल, सिनेमा हॉल, बाहरी देश के कार्यालय होते हैं। यहाँ भूमि की कीमत सर्वाधिक होने लगती है। फ्रेंड्स ये जो थ्योरी है फ्रेंड्स, इससे असर्शन रीजन के क्वेश्चंस बनते हैं। पूछा जाता है कि जो केंद्रीय भाग में सबसे ज़्यादा होटल, सिनेमा हॉल, बाहरी देश के कार्यालय होते हैं, रीजन में दे रखा होता है।
और इससे बाहर जाने पर इसकी तरफ यानी इसके अंदर की ओर जाने पर जो भूमि की कीमतें हैं बढ़ती हैं, इससे बाहर जाने पर भूमि की कीमतें घटती हैं। तो इस तरह से याद रखना है। इसके अंदर जाने पर जो भूमि की कीमतें होती हैं बढ़ती हैं, और इससे जो सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट से बाहर जाने पर जो भूमि की कीमतें होती हैं वो घटती हैं। इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है। अगर आपने प्रीवियस क्वेश्चन लगाए होंगे तो आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स। आगे है दूसरा है थोक व्यापार या हल्के विनिर्माण उद्योग, ये देख लिया गया है। आगे देखते हैं 6 में क्या होता है फ्रेंड्स। बस ये कुछ नहीं होता है, इनमें वही लोग रहते हैं, इसलिए मैंने कुछ लिखा नहीं इनके बारे में, बस डायरेक्ट पूछता है यहाँ से। फिर आता है 6 में भारी उद्योग। यह नगर के बाहरी सीमा पर स्थित होता है क्योंकि भारी उद्योगों के लिए सस्ती भूमि, सस्ता श्रम, परिवहन की बेहतर सुविधाओं की आवश्यकता पड़ती है, जो नगर के बाहर ही प्राप्त होते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा जितनी भी जो इंडस्ट्री वगैरह होती हैं वो नगर से थोड़ी दूर हट के होती हैं, क्योंकि वहाँ पर जो लेबर भी थोड़ी चीप मिल जाती है, श्रम अच्छे से मिल जाता है, परिवहन भी बेहतर होता है बाहर की तरफ, इसलिए जो है बाहर की तरफ भारी उद्योग को लगाया जाता है। क्योंकि अंदर पहली बात तो फ्रेंड्स अंदर की ओर अलाउ नहीं होता है भारी ट्रांसपोर्ट ले आने का शहर के अंदर, एक सिटी के अंदर, इसलिए उसको बाहर की तरफ लगाते हैं। फिर होता है बहिर्वर्ती व्यापारिक क्षेत्र या आउटर कॉमर्शियल रीजन। इसके अंतर्गत सांस्कृतिक केंद्र, पार्क, विश्वविद्यालय, छोटे मोटे औद्योगिक केंद्र शामिल किए जाते हैं। यानी कि इससे लगा हुआ होता है फ्रेंड्स, इसमें छोटे मोटे केंद्र होते हैं, औद्योगिक केंद्र। ऐसे ही पूछा जा सकता है, यहाँ से क्रम पूछा जा सकता है, 1, 2 में क्या है, 4, 5 में क्या है, ये याद रखिएगा। फिर होता है आवासीय उपनगर। यह केंद्रीय नगर से कई किलोमीटर दूर स्थित होते हैं। यानी ये जो केंद्रीय नगर होता है, CBD होता है फ्रेंड्स, ये सबसे बाहर की ओर होते हैं। जैसा मैंने देखा था 8 में और 9 में। आर्थिक दृष्टि से यह केंद्रीय नगर पर निर्भर करते हैं, किंतु इनके यहाँ से केंद्रीय नगर में जनसंख्या का बहुत कम आना जाना होता है। यानी कि जो केंद्रीय नगर होता है जनसंख्या का बहुत कम आना जाना होता है, क्योंकि सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट से यानी CBD से बहुत ज़्यादा दूर होता है। उदाहरण के लिए गैरी ये शिकागो का उपनगर है। जैसे अपने यहाँ दिल्ली का जो उपनगर कह सकते हैं गुड़गांव है, गाज़ियाबाद है, हरियाणा का कुछ भी ले सकते हैं आप। तो ये जो रीजन है फ्रेंड्स, ये जो है सैटेलाइट नगर हैं, या इनको अनुषंगी नगर भी कहते हैं। सैटेलाइट नगर इंग्लिश में, और हिंदी की बात करें तो अनुषंगी नगर कहते हैं। शिकागो का गैरी पूछा जा सकता है। शिकागो का गैरी जो उपनगर है वह किसका उदाहरण है? तो फ्रेंड्स आवासीय उपनगर का उदाहरण है। 9 में क्या होता है? औद्योगिक उपनगर, यानी कि इंडस्ट्रियल सबर्ब बोलते हैं इसको। भारी औद्योगिक क्षेत्र के निकट ही परिवहन मार्गों के सहारे औद्योगिक उपनगर का विकास होता है। सभी नए उद्योग यहीं लगाए जाते हैं। यानी जो नए उद्योग लगाए जाते हैं फ्रेंड्स, वो शहर से बाहर की ओर लगाए जाते हैं, क्योंकि वहाँ भूमि की कीमतें होती हैं थोड़ी अंदर के अपेक्षा थोड़ी सस्ती मिल जाती हैं। इसलिए धीरे धीरे ये नगर भी एक नाभिक का कार्य करने लगता है। फ्रेंड्स ये रही इनकी मल्टीपल न्यूक्लियाई थ्योरी हैरिस व ऑलमैन की। तो अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। नए हो तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, जिससे जो रोज़ आने वाली वीडियो हैं आपको प्राप्त हो सके। मैं कोशिश करता हूँ कुछ ना कुछ नया लाने की। कल मैं कोशिश करूँगा जनसंख्या यानी थॉम्सन और नोटेस्टीन का जो जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत है यानी ट्रांजिशन मॉडल है, उसकी कोशिश करूँगा मैं। पहली अवस्था में क्या होता है, दूसरी अवस्था में क्या होता है, तीसरी अवस्था, चौथी अवस्था, और जो 5वीं अवस्था है कोलिन क्लार्क के अनुसार उसमें जापान किस में आता है, स्विट्ज़रलैंड है, फ्रांस है, कौन सी अवस्था में आते हैं। क्योंकि इस तरह से क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं कि कौन से, जैसे सबसे ज़्यादा वृद्ध जनसंख्या आपको किस देश में देखने को मिलती है। तो इस तरह से कल कोशिश करूँगा मैं वो वीडियोज़ बनाने की। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।